दोस्तों, जीवन बीमा कारोबार को बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट कोर्स की यह 8वीं वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा, या यूँ कहूँ कि मैं आपको आज की इस वीडियो के जरिए मैं कुछ काम आपको बताने जा रहा हूं। और मैं आज यह चाहता हूं कि हमारी जब अगली वीडियो पोस्ट हो तो उसमें उस वीडियो को पोस्ट होने से पहले जितना कार्य आप कर सकते हैं उतना काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि यह लॉन्ग टाइम वर्क है, लेकिन फिर भी जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि सर, आज की इस वीडियो के जरिए हमको काम क्यों देना चाह रहे हैं। तो चलिए हम इसके विषय में जानते हैं और अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपसे यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको यह लगता है कि हमारी यह जो मैनेजमेंट कोर्स है यह कंटिन्यू चलनी चाहिए, तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कोर्स ऐसा लिखकर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इस जानकारी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप जीवन बीमा कारोबार में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके जितने भी कार्य हैं बारीकी से आपको अपने सभी कार्यों के विषय में सोचना चाहिए। हालांकि इसके विषय में मैंने पार्ट 3 की वीडियो में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी थी, लेकिन यह जो वीडियो है इसका कुछ विषय अलग है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि इसका विषय क्या है। अब देखिए, मैनेजमेंट कोर्स का बेनिफिट यह होता है कि आप कम समय में ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण आपका काफ़ी समय बचता है और आप इस बचे हुए समय का उपयोग अपने नव व्यवसाय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों, वह कौन कौन से कार्य हैं जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। उन कार्यों को सोचने से पहले मैं तो चाहूँगा कि आप उसका नोट्स तैयार करें। और जब नोट्स तैयार कर रहे हों तो जैसे मान लीजिए आपको कार्य नंबर 1 दिखाई देता है, तो उसके जस्ट बगल में आप यह जरूर नोट कीजिए कि क्या आप इस कार्य को किसी थर्ड पार्टी से, किसी दूसरे व्यक्ति से करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। हालांकि मैं यह जानता हूं कि हमारे बहुत सारे अभिकर्ता जो अभी जीवन बीमा कार्य की शुरुआत कर रहे होंगे, यानी इनिशियल स्टेज पर होंगे। कुछ हमारे ऐसे अभिकर्ता होंगे जिनके पास कार्य का कुछ अनुभव होगा। तो देखिए, मैं सभी से कहता हूँ, चाहे आप बिल्कुल न्यू बर्न एजेंट हों, चाहे आप किसी व्यक्ति को स्टाफ के रूप में नियुक्त कर पाएं या न कर पाएं, यह द्वितीयक विषय है। लेकिन यह जो टास्क है, इस टास्क को आपको करना है। मैं फिर से बोलूँगा और गंभीरता से बोलूँगा। जब आप वर्क को नोट कर रहे हों, तो जैसे मान लीजिए आपने पहला वर्क नोट किया, तो अगर आपको यह लगता है कि मैं इस कार्य को किसी तीसरे व्यक्ति से भी करा सकता हूँ, तो आप वहाँ पर नोट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम जानकारी को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब आप जीवन बीमा कारोबार की शुरुआत करते हैं तो ज़रूरत किस चीज़ की होती है? डॉक्यूमेंट्स की। भाई, आप क्लाइंट के पास जाते होंगे क्लाइंट का बीमा करने के लिए, तो सबसे पहले आप उसका प्रपोजल फॉर्म भरते हैं। प्रपोजल फॉर्म भरने के बाद आप उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, जैसे निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, पहचान प्रमाण पत्र हो गया, इस तरह के दस्तावेज आप क्लाइंट से लेते हैं। और इसके बाद जब आप बीमा कर लेते हैं तो इस प्रपोजल फॉर्म को आप ले जाते हैं LIC में जमा कर देते हैं और क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं और क्लाइंट को दे देते हैं। होता यही है ना? हम में से बहुत सारे अभिकर्ता यही कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मेरा एक सवाल है। सवाल क्या है? जैसे मान लीजिए आपका जो एवरेज बिजनेस है, मतलब थोड़ी देर के लिए आप यह मान लीजिए कि आप जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड का बीमा है, अब देखिए टर्म प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल प्लान की बात कर रहा हूँ। तो एक जो मैक्सिमम बीमा आपने बेचा है, वो मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए का मैक्सिमम सम एश्योर्ड अभी तक आपने सेल किया है। लेकिन कल की डेट में आप जैसे ही घर से निकलते हैं और आप फील्ड में जा रहे हों नया बीमा समझाने के लिए, तभी आपके एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं मिस्टर प्रहलाद कुमार जी, उनसे आपकी मुलाकात हो जाती है। प्रहलाद कुमार जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और पैसे वाले कस्टमर हैं। और संयोग की बात यह होती है कि आप प्रहलाद कुमार जी से कहते हैं कि सर एक काम करो ना, एक LIC की बहुत बेहतर पॉलिसी आई है। और प्रहलाद जी तैयार हो जाते हैं और आपसे वह पॉलिसी समझते हैं, और समझने के बाद वो कहते हैं कि यार ठीक है यार, इस बीमा को तुम कर दो। लेकिन अगले ही पल उनको ध्यान आता है कि यार अभी तो क्या है,
मेरे पास तो आईडी प्रूफ है नहीं, मेरे पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास पहचान पत्र नहीं है, मेरे पास इनकम प्रूफ नहीं है। तो यार एक काम करना ना, अभी क्या परेशान होना है। चलो मैंने तो सोचा था कि क्या है, अभी पैसे मेरे पास थे तो दे दिए होते, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं। तो एक काम करना, तुम शाम को आ जाओ घर पर और वहीं से हम जो है क्या नाम है, प्रपोजल भी भर लेंगे, उसी समय पैसा ले लो। अच्छा सोचिए क्या होगा, जरा गंभीरता से विचार कीजिए ना, क्या हो सकता है। यह हो सकता है कि आप जैसे ही क्लाइंट के पास से दूर जाएं, क्लाइंट का मन बदल जाए। जैसे ही वो आपको छोड़कर जाता है, उसको बैंक दिखाई देती है। तो क्या यह संभव नहीं है कि वह जो पैसा आपको देने वाला था बैंक में जमा कर दे। दूसरा चीज, सपोज दैट कि वो जैसे ही आगे बढ़ता है, भाई आपकी एक्सीडेंटली मुलाकात उस क्लाइंट से हुई है ना, लेकिन उसने जिस पुराने एजेंट से बीमा कराया हुआ है, अपना पहला बीमा जिस पुराने एजेंट से कराया है, सपोज दैट उसकी मुलाकात होती है, या वो जो एजेंट है अपने पॉलिसी की प्रीमियम लेने के लिए ठीक उसी दिन क्लाइंट के पास पहुंच जाता है। क्या होगा? क्या होगा अगर क्लाइंट अपने घर पहुंचता है और वह जो आपसे डिस्कशन हुआ है, यह डिस्कशन वो अपने श्रीमती जी से करता है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो खतरे में है? अच्छा, क्लाइंट ने अगर सपोज दैट मान लीजिए कि 50 लाख रुपए का बीमा जो है वो बेचने की, मतलब 50 लाख रुपए बीमा खरीदने की वो बात करता है। मतलब अभी तक का आपकी जो पॉलिसी, आपने अभी तक जितने भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी बेची है ट्रेडिशनल प्लान में, उसके कई गुना ज़्यादा वो आपको पॉलिसी देने के लिए तैयार है। क्या कंडीशन होगी? तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब आप क्लाइंट का प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके जो डॉक्यूमेंट्स उस क्लाइंट ने आपको दिए, चाहे इनकम प्रूफ दिया हो, चाहे एड्रेस प्रूफ दिया हो, चाहे आइडेंटिटी प्रूफ दिया हो, चाहे स्कूल सर्टिफिकेट उसने दिया हुआ, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अच्छा, मान के चलिए कल की डेट में अगर वास्तव में आपको ऐसा ग्राहक मिल गया तो आप इस चीज़ के लिए अपने आप को कोसेंगे कि नहीं कोसेंगे कि यार एक बीमा ऐसा था जो बिल्कुल मेरे हाथ में आ गया था और फिर फिसल गया। अच्छा चलिए, एक दूसरा दृश्य मैं आपके सामने रखता हूँ। सपोज दैट कि आपकी एक कस्टमर है, महिला कस्टमर हैं, और आप उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, आप उनसे बात करते हैं और वो बीमा कराने के लिए वो तैयार हैं। देखिए, एक एजेंट के लिए कितनी खुशी की बात है ना, नया बीमा मिलने के लिए तैयार है। तो अब सोचिए जरा सा, पहली चीज़ तो यह कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बीमा करा रहा है तो यह बिल्कुल सच्चाई है कि वह आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, तभी तो वह आपको अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा दे रहा है। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि यह जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं शिल्पा मेहता जी, जिसका बीमा आप करने जा रहे हैं, अब प्रपोजल फॉर्म में आपको उनकी हाइट और वेट देनी है। हाइट वेट देना होगा ना। आप हाइट वेट क्या देंगे? हो सकता है कि आपके मन में यह हो कि चलो यार ब्रांच में चलूंगा, है क्या कि डॉक्यूमेंट निकलवाऊंगा और वहां से हाइट वेट नोट कर दूंगा जो मैंने पिछले पॉलिसी में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए 2 साल पहले आपने उनकी एक पॉलिसी बेची थी और उसमें आपने फैमिली हिस्ट्री डाला था ना। तो 2 साल पहले इनकी बहन कितनी हैं, उनकी एज क्या है, इनके भाई कितने हैं, इनकी एज क्या है, ये सारे डिटेल तो आपने दिया होगा ना उसमें। आज 2 साल के बाद बीमा कर रहे हैं, वही एक्चुअल डिटेल कैसे डालेंगे? चलिए, आप ऑफिस जाएंगे तो ठीक है, हाइट वेट आपको मिल जाएगा, वो स्टाफ आपको बता देगा। क्या फैमिली हिस्ट्री मिलेगी? दिक्कत है ना। अच्छा, प्रपोजल फॉर्म को भरते समय अगर आप एक महिला का बीमा कर रहे हैं तो महिला का सेक्शन होता है ना, महिलाओं के प्रपोजल फॉर्म में एक विशेष सेक्शन होता है जिसमें महिलाओं से संबंधित कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को कैसे भरेंगे? अच्छा, आप एक बार सोच के देखिए, क्लाइंट ने जब आपसे पिछली बार बीमा लिया था उससे पहले भी कुछ पॉलिसियां उसने ली थी जिसकी डिटेल आपने अपनी उस पॉलिसी में दी हुई है, पुरानी वाली पॉलिसी में दी है। तो जब आप नई पॉलिसी दे रहे हैं तो वह पॉलिसी नंबर कैसे मिलेगा? अच्छा चलिए, एक पल के लिए मान लीजिए कि आपको पॉलिसी की डिटेल मिल भी जाती है, तो क्या इसको मिलना इतना आसान है? आपको दिक्कत नहीं होगी? तो मेरा कहना क्या है कि क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्लाइंट के जो भी दस्तावेज आपके पास आते हैं या क्लाइंट ने जो भी प्रपोजल फॉर्म भरा है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए? वैसे मुझे यकीन है कि आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा था और मैंने अपनी पिछली वीडियो में यानी कि मैनेजमेंट कोर्स की 7वीं वीडियो में लगभग आखिरी में मैंने यह बताया हुआ है कि आप मास्टर डाटा फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके विषय में मैंने जानकारी दी थी ना।
तो क्या आपने उस मास्टर डेटा फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है? क्या उसको आपने प्रिंट करवा लिया है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने उसको नहीं कराया है, मतलब वह जो PDF फाइल है मास्टर डेटा फॉर्म की, अगर आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कर लेना चाहिए। तो पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए। अगली वीडियो में इसका उपयोग कैसे करना है, इससे देखिए बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, ये तो मैंने अभी आपको एहसास दिला दिया है। तो जाइए उस PDF फाइल को डाउनलोड कीजिए। अब चलिए एक समस्या मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ। वह समस्या क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिवाइवल फॉर्म आ जाता है और उस रिवाइवल फॉर्म में आपको डेटा एंट्री करनी है। तो वहाँ भी आपको हाइट वेट चाहिए। फॉर्म के अंदर लेडीज सेक्शन के जो ऑप्शंस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको भरना होता है। प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल देनी होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कैसे भरेंगे? यानी कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास क्लाइंट के जो दस्तावेज हैं वो सुरक्षित होने चाहिए। और सिर्फ सुरक्षित ही नहीं होने चाहिए, वह ऑर्गेनाइज तरीके से होने चाहिए। तो यह कैसे कर सकते हैं, यह आपको सोचना होगा। आइए अब हम देखिए, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, अब इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। आंसर क्या दे रहा हूँ, आंसर तो आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए करना क्या है वह जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूँ। अब देखिए, एक जीवन बीमा कारोबार करने वाले अभिकर्ता को क्या करना है? प्रीमियम रिमाइंडर सर्विस आपको देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रेनुअल कमीशन बढ़े, आपका पॉलिसी का व्यवसाय बढ़े, आपकी बिजनेस बढ़े, तो ऐसी कंडीशन में प्रीमियम रिमाइंडर सर्विस देनी होगी। लेस प्रीमियम रिमाइंडर सर्विस आपको देनी होगी। एसबी पेमेंट का रिमाइंडर सर्विस देना होगा। और ऐसे क्लाइंट जिन्होंने अपने पॉलिसी में लोन लिया हुआ है, उनके लोन की ड्यू डिपॉजिट हो, इसके लिए भी रिमाइंडर सर्विस आपको भेजना होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी काम आपको बताए हैं, इसमें से आपको जो जो काम ऐसा लगता है कि आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता, उसको छोड़ दीजिएगा। और जिस कार्य को लगता है कि आप खुद कर सकते हैं, उसके आगे आप नोट कर दीजिएगा कि ये कार्य मेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता है। अभी देखिए, डिसीजन क्या लेना है, कैसे कराना है, मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आज सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि आपके टास्क क्या हैं, आज के आपके टास्क क्या हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला टास्क यह है कि आपको एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना है। निश्चित रूप से मैं यह जानता हूं कि आपके पास आपका जीमेल का अकाउंट होगा, लेकिन इसके बावजूद आपको एक अलग से नया जीमेल अकाउंट यूज करना है। आपका जो एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट है, यकीनन आपने LIC में दिया होगा, बैंकों में दिया होगा, हो सकता है कि आपने अपने उस जीमेल अकाउंट को अपने क्लाइंट को भी दिए हों और आप अपने उस जीमेल अकाउंट का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कर रहे हों। लेकिन जो टास्क मैं आपको देने जा रहा हूं या जो कार्य आपको करना है, उस कार्य के लिए आपको बिल्कुल नया जीमेल अकाउंट बनाना होगा। और यह जो नया जीमेल का अकाउंट आप बनाएंगे, आप इस जीमेल अकाउंट को किसी को भी नहीं देंगे, या यूं कहूं कि आप इस जीमेल का उपयोग किसी भी प्रकार के दूसरे कार्यों के लिए नहीं करेंगे। यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे की जब जानकारी दी जाएगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। वैसे मुझे यह भरोसा है कि आपको यह पता होगा कि जीमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, लेकिन फिर भी यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपको यह जानना चाहिए कि जीमेल अकाउंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। आप YouTube के ऊपर @IOCE इंडिया लिखकर सर्च कीजिए। जैसे ही आप ऐसा लिखकर सर्च करेंगे, हमारा यह एक चैनल है, आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है। प्लेलिस्ट में जब पहुँचेंगे आप, तो इसको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट दिखाई देगी, जीमेल इन्फॉर्मेशन फॉर मोबाइल यूजर, जीमेल इन्फॉर्मेशन फॉर कंप्यूटर यूजर। तो आप चाहे कंप्यूटर के ज़रिए जीमेल अकाउंट चलाना चाहते हो या फिर मोबाइल के ज़रिए, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस प्लेलिस्ट को ओपन कर दिया, तो यहाँ पर यह जो पहली वीडियो दी गई है, इसमें यह बताया गया है कि जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। आपको यह देखना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर दी गई अन्य जानकारियों को भी लेते हैं, तो यकीनन इसकी वजह से आपको बेहतर लाभ होगा।
तो आज का सबसे पहला टास्क यह है कि आपको एक जीमेल का नया अकाउंट क्रिएट करना है। अब जब आप जीमेल का एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक नया टैब ओपन कर लेना चाहिए और इसको हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पर आपको गूगल ओपन करना है। गूगल का जो सर्च बॉक्स होता है आप उसको ओपन कर लें। देखिए मैंने गूगल का सर्च बॉक्स ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको लिखकर सर्च करना है गूगल कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर आपको पहला लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दें। अगर बाई चांस आप कंप्यूटर यूज़र नहीं हैं, आप मोबाइल यूज़र हैं, तो आप प्ले स्टोर में आप चले जाइए और प्ले स्टोर से गूगल कॉन्टैक्ट्स लिखकर अगर आप सर्च करते हैं तो यह देखिए एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, प्ले स्टोर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यह देखिए इस तरह का आइकन है और जब कॉन्टैक्ट्स लिखेंगे तो यहाँ देखिए नीचे साइड में आपको गूगल LLC लिखा हुआ दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। अब इसका उपयोग कैसे करना है इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर यह गूगल कॉन्टैक्ट्स वाले लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करते ही यह जो गूगल कॉन्टैक्ट्स की वेबसाइट है यह ओपन हो जाएगी। मोबाइल में यदि आप गूगल कॉन्टैक्ट्स के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको भी ओपन करेंगे तो थोड़ी सी लुक अलग आपको दिखाई देगी, लेकिन जो ऑप्शन आपको पीसी में मिल रहा है वही ऑप्शन आपको मोबाइल में मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, लेकिन कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न बना रहता है तो आप कमेंट में बताइएगा। गूगल कॉन्टैक्ट्स के लिए एक अलग वीडियो मैं बनाकर अपने इस चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको टारगेट क्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्रिएट कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्रिएट कॉन्टैक्ट आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपको अपने क्लाइंट की डिटेल नोट करनी है। क्लाइंट का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना, आप अपने मोबाइल में सेव करते हैं, तो यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से आपको अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनके डेटा बारी बारी से करके एंट्री करने पड़ेंगे। निश्चित रूप से अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़्यादा नंबर हैं तो आपको यहाँ पर समय लगेगा, लेकिन आप यह प्रयास करें कि आप एक दिन में अगर 10 क्लाइंट की भी डेटा को अगर आप एंट्री करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है 1-1.5 महीने का टाइम लगे। अगर पर डे 10 लोगों का डेटा अगर आप एंट्री करेंगे तो यकीनन आपके जितने भी क्लाइंट हैं जल्द ही आपके सभी क्लाइंटों का डेटा गूगल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आ जाएगा। लेकिन यह करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि एक बार जब आप इसको फाइनल कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप बहुत सारे कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं अपने एक क्लाइंट का डेटा यहाँ पर एंट्री करता हूँ। मान लीजिए मेरे क्लाइंट का नाम है रितेश कुमार उपाध्याय। मेरा ही नाम है भाई, घबराइएगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया रितेश कुमार उपाध्याय। अब ये रितेश कुमार उपाध्याय किस कंपनी में काम करते हैं तो उनकी कंपनी का, उनकी दुकान का जो भी हो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब इसके बाद इनकी जॉब क्या है, ये क्या करते हैं, आप उसको डाल दीजिए। तो मैंने यह डाल दिया कि भाई ये LIC के ट्रेनर हैं। इस तरह से मैंने इनकी जॉब टाइटल डाल दी। अब हमको इनका ईमेल आईडी इंटर करना है तो मैं इनकी ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। लेबल ज़रूरी है, इसको भी आप एंट्री ज़रूर करें। अब मैंने यहाँ पर लेबल में वर्क डाल दिया। वर्क मैंने क्यों डाला है ध्यान से समझिए, इसके पीछे मतलब है। वर्क मैंने इसलिए डाला है कि यह जो क्लाइंट हैं ये रितेश LIC एडवाइज़र, जो इनकी यह वाली ईमेल आईडी है यह इनके उपयोग में है। सपोज दैट अगर आपका कोई क्लाइंट है जो कि 2 या 2 से अधिक ईमेल आईडी यूज़ करता है तो यहाँ ऐड ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो उनकी दूसरी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर एंट्री कीजिए। और बाई चांस आपको ये लगता है कि यह जो दूसरी ईमेल आईडी है यह इसको यूज नहीं करते हैं तो वहाँ पर लेबल में आप होम कर सकते हैं या कोई भी दूसरा लेबल आप बना सकते हैं। तो इससे होगा क्या, वर्क वाली जो लेबल हो उस लेबल को आपको यह ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट के यूज में ईमेल आईडी है उसको वर्क लेबल के अंदर आप एंट्री करेंगे। बहरहाल मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर एंट्री करता हूँ, मतलब क्लाइंट का फ़ोन नंबर एंट्री करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लाइंट का फ़ोन नंबर एंट्री कर दिया। ठीक वही चीज़ है, ये क्लाइंट का मोबाइल नंबर है तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग लेबल भी बना सकते हैं, जैसे मेन आप लिख सकते हैं, मोबाइल लिख सकते हैं। मेन के अंदर आप उस मोबाइल नंबर को रख सकते हैं जिस पर कि क्लाइंट चाहता है कि जब भी आप संपर्क करें तो मेन वाले पर संपर्क करें। तो आप इस तरह से आप अपनी ज़रूरत को ध्यान दे दीजिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर लेबल सेलेक्ट कर लीजिए।
अगर आपका क्लाइंट इंडिया से बाहर रहता है, ऐसी कंडीशन में उसका जो कंट्री कोड है, यानी आपका क्लाइंट जहाँ पर रहता है उसका कंट्री कोड आप यहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए कि आपका क्लाइंट, मान लीजिए कि हम कौन सा एरिया से, मान लीजिए हम फ्रांस सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रांस का क्लाइंट है तो यहाँ पर हमने फ्रांस सेलेक्ट कर लिया। फिलहाल भैया ये रितेश जी इंडिया में रहते हैं, फ्रांस में नहीं है, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमको तो विदेश देखने का मौका ही नहीं मिला। खैर चलिए, अब चलते हैं। अगर क्लाइंट का दूसरा कोई नंबर आप देना चाहते हैं तो ठीक इसी तरह से ऐड फ़ोन नंबर पर क्लिक कीजिए, ऐड नंबर पर क्लिक कीजिए, ये नया ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें क्लाइंट का दूसरा नंबर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, यह जो ऐड एड्रेस का सेक्शन है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस कंडीशन में जब आपके सामने एक ऐसा क्लाइंट है जिसका कि आप बीमा करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस करना चाहते हैं। हालांकि मेरा यह सुझाव होगा कि यहाँ पर आप जिसके भी डेटा एंट्री कर रहे हैं उन सभी के अंदर ये जितने भी डेटा हैं सभी को एंट्री करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से शुरुआती दौर में ये थकाऊ काम है, लेकिन आगे चल के यह काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ ऐड एड्रेस सेक्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कंट्री का नाम रहने दीजिए। कंट्री तो इंडिया ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम क्लाइंट का एड्रेस नोट करते हैं। अब एड्रेस हम डाल देते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिटी के अंदर एंट्री करना है, तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम नोट कर दिया हूँ। इसके बाद पिन कोड, जो भी क्लाइंट का पिन कोड है आप इस तरह से नोट कर दें। इसके बाद क्लाइंट किस स्टेट का रहने वाला है आप उसको ऐसे सेलेक्ट करके और इस तरह से क्लाइंट का पूरा एड्रेस आप नोट कर दें। अब इसके बाद मान लीजिए कि यह आपका जो क्लाइंट है यह उसके ऑफिस का एड्रेस है या क्लाइंट की अपनी दुकान है उसकी दुकान का एड्रेस है। अब अगर आप उसका कोई दूसरा एड्रेस नोट करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके घर का या उसके ऑफिस का एड्रेस नोट कर सकते हैं। यहाँ पर लेबल भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर यह देखिए तो यह क्लाइंट का, अगर आपको लगता है कि ये क्लाइंट के ऑफिस का एड्रेस है तो वर्क एड्रेस कर दीजिए, और जो दूसरा एड्रेस बनाते हैं उसको होम एड्रेस बना दीजिए। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट के एड्रेस को नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर आपको क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो चलिए हम क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ नोट कर देते हैं। फिलहाल देखिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हमको लग रहा है गूगल के अंदर कुछ अपडेट्स चल रहे हैं, कुछ समय से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो चलिए मैंने यहाँ से फरवरी सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर हम डेट नोट कर लेते हैं कि क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इसका डेट हम डाल देते हैं 01/1982। ठीक इस तरह से आप क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। अब इसके बाद सी मोर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप सी मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऐड सिग्निफिकेंट डेट आ जाता है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद अगर क्लाइंट के लिए कोई और भी डेट इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे में मान लीजिए कि आपको उसकी एनिवर्सरी की डेट डालनी है तो आप उसको डाल सकते हैं। और मान लीजिए कि इसको हम डाल देते हैं कि यह क्लाइंट की एनिवर्सरी डेट है। इसके बाद सपोज दैट कि आपके पास एक डेटा और आता है, नवंबर 28, 2006। हमने यहाँ लिख दिया क्लाइंट के बच्चे का नाम देवांश, बर्थडे। इस तरह से आप क्लाइंट का जो है, मान लीजिए अगर उसके बच्चे की जन्म तिथि है तो आप उसको यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसका उपयोग इम्पॉर्टेंट डेट पर क्लाइंट को विश करने के लिए करना चाहते हैं तो इस तरह से आप क्लाइंट का डेटा तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे क्लाइंट के बच्चे को अगर उसका बर्थडे पर विश करना होगा तो मैं एक अलग से लेबल बनाऊंगा और उस लेबल के अंदर यह जो क्लाइंट है इनके बच्चे का नाम डालूंगा और उनका एक अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। अब इसके बाद देखिए ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट हैं मैं इनकी वेबसाइट को पिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे क्लाइंट हैं रितेश जी, इनकी ये वेबसाइट है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बंद हो जा भाई। यहाँ मैंने कॉपी किया और ये क्या है, ये होम पेज है। तो हम यहाँ पर होम पेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब चलिए मैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक को भी यहाँ पर ऐड करता हूँ। वह कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी वीडियो में ही लिंक अप किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से मैं इनके प्रोफाइल के लिंक को, मतलब फेसबुक के प्रोफाइल के लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। और लेबल के अंदर अब यह देखिए फेसबुक की प्रोफाइल है।
तो हमको यहाँ पर प्रोफाइल सेलेक्ट करना होगा। फिर हम ऐड वेबसाइट पर जाते हैं और फिर से हम यहाँ आते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बाई चांस हो सकता है कि आपके मन में कन्फ्यूज़न हो, तो होना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी भी एक क्लाइंट है, महेंद्र जी हैं, मैं इनकी प्रोफाइल पर जाता हूँ, ऐसे क्लिक कर दिया तो देखिए ये महेंद्र जी की प्रोफाइल आ गई। तो यह महेंद्र जी के प्रोफाइल का लिंक है। आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी करके, अगर महेंद्र जी आपके कस्टमर हों तो आप इनका जो यह प्रोफाइल लिंक है, आप इनके यहाँ पर, जैसे मैंने वेबसाइट की जगह पर इनका लिंक दिया और यहाँ पर प्रोफाइल ऐड कर दिया, ठीक इसी तरह से आप अपने कस्टमर के प्रोफाइल के लिंक को यहाँ पर ऐड करके और लेबल बना सकते हैं। चलिए एक और लिंक लगा देते हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिलहाल हम एक लिंक और ऐड करते हैं। मान लीजिए मैं ट्विटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यह देखिए ट्विटर के प्रोफाइल का लिंक है। यहाँ से ऐसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और यह भी देखिए प्रोफाइल का लिंक है, मैंने इसको ऐसे ऐड कर लिया। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि ऐड रिलेटेड पर्सन, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सपोज दैट कि यह जो क्लाइंट है, मान लीजिए यह एक आपके प्रॉस्पेक्ट है, तो हो सकता है कि इस प्रॉस्पेक्ट की जो पहचान है वह किसी न किसी एक व्यक्ति, एक पर्सन के जरिए आपसे हुई हो। तो जिस भी पर्सन के जरिए इनकी मुलाकात आपसे हुई है, आप उनका नाम यहाँ पर लिख दें और एक लेबल आप यहाँ पर बना सकते हैं। फ्रेंड हो गया, मदर हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर रेफरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेफरेंस। इसके बाद अगर कुछ और लोगों को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब जब आप इतना सब ऐड कर लेते हैं तो इसके बाद देखिए ये नोट्स का सेक्शन है। ये नोट का सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। कैसे होगा इसकी जानकारी हम आने वाली वीडियोज़ में शेयर करेंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि आपको इस तरह से लेबल बनाना है। अब देखिए अब जब लेबल यह बना रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जब लेबल बनाएंगे, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेबल पर क्लिक किया और यहाँ पर क्रिएट लेबल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम अपने प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट को रख रहे हैं, यानी जिनका बीमा हमको करना है, तो हम यहाँ पर एक लेबल बना सकते हैं, न्यू बिजनेस। इस तरह से आप लेबल बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे सेव कर देता हूँ। अब देखिए एक न्यू बिजनेस नाम का लेबल हमारा बन चुका है। मैं इसको यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ। ओ सॉरी दोस्तों, गलती हो गई। गलती यह हो गई कि मैंने डेटा को सेव नहीं किया और रिफ्रेश कर दिया। चलिए मैं फिर से डेटा को एंट्री करता हूँ और सेव करके आपको दिखाता हूँ। वीडियो को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने फिर से देखिए डेटा एंट्री कर दिया है। अब यहाँ पर है क्या, देखिए पिछली बार मैंने न्यू बिजनेस का वो बनाया हुआ था, लेबल बनाया था, तो यहाँ ऑलरेडी न्यू बिजनेस वाला जो लेबल मैंने बनाया था वह बन गया है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पर यह जो रितेश कुमार उपाध्याय यानी जो आपके क्लाइंट हैं, आप उनकी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन लिखा है। ठीक इसी तरह से अगर आप मोबाइल से अगर आप इस डेटा को एंट्री कर रहे हैं तो आपके मोबाइल का जो फाइल मैनेजर वाला सेक्शन है, वहाँ से आप क्लाइंट की फ़ोटो लेकर और यहाँ पर क्लाइंट की फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ सेव की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो क्लाइंट का एड्रेस डिटेल है वो सारी की सारी जानकारी सेव हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने इस डेटा को अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो जो गूगल कॉन्टेक्ट्स वाला एप्लीकेशन मैंने बताया है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उस गूगल कॉन्टेक्ट्स वाले एप्लीकेशन को आपने यह जो नई ईमेल आईडी बनाई है जिस पर कि आप यह कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसी मेल आईडी और पासवर्ड को अगर आप वहां एंट्री कर देते हैं तो यह जितने भी डेटा या जितने भी क्लाइंट की डिटेल आप डालेंगे वो सारी की सारी डिटेल उस पर पहुंच जाएगी। अब दोस्तों देखिए यह जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में लेबल अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको एक दूसरा लेबल बनाना चाहिए और इस लेबल में आपकी जो पॉलिसी सर्विसिंग वाले कस्टमर हैं उनकी डेटा को एंट्री करना है। तो अब जो आपके अपने कस्टमर हैं, आप उस कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी दे सकते हैं ताकि भविष्य में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उस तरह से
मतलब कस्टमर के जो लेवल आप बनाए हैं उस लेवल के हिसाब से आप क्लाइंट का डेटा सर्च कर सकें या उस क्लाइंट से संपर्क कर सकें या उस क्लाइंट को जो जानकारी है वो जानकारी शेयर कर सकें। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक लेवल बना देता हूँ माई ऑन कस्टमर, ठीक है ना। मैंने ऐसा एक लेवल बनाया और इसको मैंने सेव कर दिया। देखिए यह लेवल फिर यहाँ पर आके अगर लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लेवल बन गया है। ठीक इसी तरह से मैं एक और बनाता हूँ लेवल HNI। इस तरह से मैंने एक नया लेवल बनाया, वह भी यहाँ पर आके सेव हो गया। अब देखिए है क्या कि जब आप नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ देखिए क्रिएट कॉन्टैक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और क्रिएट ए कॉन्टैक्ट ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि हमको किसी क्लाइंट का डेटा एंट्री करना है, हमारा कोई क्लाइंट है जो मेरा अपना खुद का कस्टमर है और उसके बाद वह हमारा HNI कस्टमर भी है, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करके अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यह जो डेटा डालेंगे यानी यह जो क्लाइंट होगा जिसका डेटा हम यहाँ पर एंट्री करेंगे वो हमारे ऑन कस्टमर वाले लेवल में भी जाएगा और HNI कस्टमर में भी जाएगा। यानी भविष्य में अगर हम किसी सर्विस के ज़रिए अगर हम इनको डेटा या कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो इस लेवल के थ्रू भी कर सकते हैं और इस लेवल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बहुत ही समझदारी के साथ आपके जितने भी क्लाइंट हैं आप अपने सभी क्लाइंट के, चाहे वो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हों या आपके अपने कस्टमर हों या आपके ऐसे कस्टमर हों जिसको आप सर्विसिंग देते हैं, आप उनके डेटा को बारी बारी से यहाँ पर एंट्री करें। तो दोस्तों आज का टास्क सिर्फ इतना है। हालांकि यह टास्क यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहा है, आगे और भी बेहतर सर्विस लेने के लिए हम इस जानकारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो दोस्तों अगर अब भी आपको यह लगता है कि मैनेजमेंट की यह जो कोर्स है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में LIC मैनेजमेंट कोर्स की न्यू वीडियो कंटिन्यू करें ऐसा लिखकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा देखिए अभी क्या है, इस विषय पर कई टास्क बाकी हैं। अगर मेरे को यह मैनेजमेंट कोर्स वाली वीडियो बनानी है तो अगला टॉपिक मैं क्या रखूं? क्या यह जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस डॉक्यूमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए इस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट किया जाए, या जो पॉलिसी सर्विसिंग है इस सर्विसिंग को ऑर्गेनाइज करने वाली वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, अगली वीडियो में इसकी जानकारी दी जाए। तो आप अपने सुझाव वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और जिस टॉपिक के कमेंट ज़्यादा होंगे मैं उस पर वीडियो क्रिएट कर दूंगा। दोस्तों यदि आपको यह लगता है कि हमारी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपसे एक और अपेक्षा करता हूँ, यदि आपको हमारी यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे यह वादा करता हूँ कि बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित रहूँगा। आपने हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।